अरे वाह! क्या हुआ रसूल? अरे वाह! उसके मोबाइल में सॉफ्टवेयर लोड हो गया। देखो उसी तरह काम होगा जिस तरह मैंने तुम्हें बताया है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे बिल्कुल कंप्लीट लिस्ट चाहिए तुमसे। हाँ बिल्कुल कंप्लीट लिस्ट मुझे भेजो। ठीक है, फिर मुझे बताना। हो गया, उसको कंट्रोल में ले लिया। दे ताली। बहुत खूब। तुम्हारा काम बहुत अच्छा था मुखलिस हूँ रसूल। जनाब। खुदा हाफिज। अली, तुम ठीक तो हो? जब भी टाइम लगे मेरे पास आ जाना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जनाब मैं हूं ना, अकेले कर सकता हूं। बहुत अच्छा था रसूल। शुक्रिया। तो इस तरह तुमने जीन की गैंग को फिर से बहाल कर दिया है। उनमें से जो काम के थे उन्हीं को रखा है और कुछ नए एजेंट्स का भी इंतखाब किया है। उनमें से एक बैंक का असिस्टेंट गवर्नर है जिसके हाथ में सभी ईरानी बैंकों के ट्रांजैक्शन हैं, और ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2 औरतें हैं। इसी तरह पार्लियामेंट का एक रिपोर्टर भी है, और इसी लिस्ट में इंडस्ट्री का एक बड़ा डायरेक्टर भी है। बहुत उम्दा, बहुत खूब। ईरान में दफन हुए बरतानवी लोगों की लिस्ट चाहिए मुझे, उनके दफन होने की जगह के साथ। अलबत्ता इंडियंस को छोड़ के। जैसा कि आपने कहा था वैसा ही है। हाँ, तुम्हें तो पता होगा तुम्हें क्या करना है। अच्छी बात है। अब आप सुनिए, एक बहुत जरूरी बात है। हाँ मैं सुन रहा हूँ। कल रात मुझे एक हार्ड डिस्क मिली है जिसमें बहुत ही अहम मालूमात है। कैसी मालूमात? मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि वो बहुत अहम है? क्योंकि ये हार्ड डिस्क एक ईरानी इंटेलिजेंस वाले की है। जिन मालूमात के बारे में तुम बोल रही हो, तुमने उनके बारे में पता क्यों नहीं किया? वो हार्ड डिस्क करप्ट हो चुकी है और मैं इसे खोल नहीं पाई हूँ। अच्छा, मैं उसे आपके पास भेज देती हूँ। साइबर वाले इस पर ठीक है, तुम भेज दो मुझे। जैसे पहले भेजते थे। अगर और कोई काम नहीं है तो अब मैं चलता हूँ। नहीं शुक्रिया, खुदा हाफिज। बाय। क्या हुआ? इसकी पूरी रिपोर्ट मुझे भेजो। अली, ठीक है। जी बहुत अच्छा था। शुक्रिया। और तुम्हारा काम भी। मुखलिस हूँ जनाब। मुझे पहले भी तुमसे काम नहीं था क्या? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। अगर कोई और काम पड़े तो मुझे बुला लेना। मुझे कभी भी तुमसे काम नहीं था। जाओ अपना काम करो अली, दूसरों का वक्त बर्बाद मत करो। ये रही ताज़ा दम चाय मेरे प्यारे डैड के लिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी। नोशे जान करें डैड। ये लीजिए। मैं कह रहा था तुम्हें लंदन मुंतकिल होने में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? आपका मतलब किस परेशानी से है? नहीं जानता, लेकिन बहरहाल तुमने अमेरिका में बरसों तक जिंदगी गुजारी है, तुम्हारा सब कुछ था वहाँ। डैड ये तो आपकी ही तजवीज़ थी ना। मेरी बात सुनो बेटी, मैंने तुम्हें लंदन इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे लिए यहाँ पर एक सेपरेट फाइनेंशियल दफ्तर खोल सको। मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि तुम्हारे काम और ज़िंदगी पर असर पड़े।
अगर मैं ये कहूँ कि मैं नहीं आऊंगी तो आपके लिए अहम नहीं नहीं, नहीं, अहम है, बहुत ही ज्यादा अहम है। मैंने तुम्हारी कामयाबी के लिए बहुत सारे वादे किए हैं। अलबत्ता ये भी बता दूं कि ये मुंतकली आरजी भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि तुम लंदन के किसी बैंक में आरजी तौर पर काम कर सकती हो ताकि आशनाई हासिल कर सको। देखिए डैड, यहाँ के बैंक में और अमेरिका के बैंक में बहुत फर्क है। यहाँ के लिए ट्रांसफर ले सकती हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे काम शुरू कर दिया तो अमेरिका के सारे काम बंद करने पड़ जाएंगे। समझ रहे हैं ना? उसके लिए भी हमने कुछ सोच रखा है। वो ये है कि जरूरत पड़ने पर तुम लंदन के बैंक से इस्तीफा देकर अमेरिका भी जा सकती हो। वहां पर तुम्हारी नौकरी के लिए मेरे पास ताल्लुकात की कमी नहीं है। इस बैंक में ना हुआ उस बैंक में, यहाँ तक कि कोई नई नौकरी मिल डैड, जाएगी। मुझे लंदन बहुत पसंद है। मेरी बहुत सी क्लास फेलोज जो मेरे साथ पढ़ा करती थी अभी यहीं पर हैं। मैं यहाँ पर खुद को अजनबी महसूस नहीं करती हूँ। मुतमईन हो? आप मुतमईन रहिए, बिल्कुल फिक्र न करिए। बहुत खुशी हो रही है ये बात सुनकर। बहरहाल जब भी तुम्हें लगे कि अमेरिका वापस जाना है तो मुझे बता सकती हो, तो शर्माने की जरूरत नहीं है। वादा। बाबक होगा। सलाम बाबक साहब। सलाम फरीबा कैसे हैं जान, आप? कैसी मैं हो? ठीक हूँ, आप कैसे सलाम हैं? जनाब। सलाम बेटे। तशरीफ लाइए जनाब। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं ना। अच्छी बात है। आपने इन्वेस्टिगेशन की पिछली मीटिंग में हमारे पुख्ता सबूत दिए जाने के बावजूद आपने खुद पे लगाया गया इल्जाम कबूल नहीं किया। इसलिए मैं सोचता हूं कि एक बार फिर आप पर लगाए हुए इल्जाम को दोहराता चलूं। मुल्क में शिया सुन्नी का झगड़ा फैलाने की कोशिश, इसी तरह आपने काशिफी को कत्ल करने का हुक्म दिया जो कि एक इन्फॉर्मर था, और आप इस बात से डर रहे थे कि आपका पर्दाफाश न हो जाए। इसी तरह आपने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के घर में घुसने के लिए किसी को काम पर लगाया। आपने उस इंटेलिजेंस ऑफिसर के घर का पता लगाने के लिए उसके यहाँ जीपीएस फिट कराया, और आपने सादिया आमिर नामी लड़की को टेरर की कार्रवाई के लिए मजबूर किया और मुल्क के इंटेलिजेंस एजेंसी में घुसने की कोशिश की ताकि आप मुल्क का राज जान सकें। क्या आप इन इल्जामात को कबूल करते हैं? जी नहीं। अच्छी बात है। सादिया आमिर को भेजिए। आगे आइए, आप जा सकते हैं। इन्हें पहचानते हैं? जी हाँ। ठीक है, आगे बोलिए। सादिया मेरे एक दोस्त की बीवी है जिनका इंतकाल हो गया है। आपने इनकी बेटी को यरगमाल क्यों बनाया? यरगमाल? इन्होंने ऐसा कहा? जी हाँ। झूठ बोला है। ये तो इल्जाम को मुस्तरद कर रहा है। क्या आपने मुझसे झूठ बोला है? ये झूठ बोल रहा है। कई साल से मेरी बेटी को पकड़ कर रखा हुआ है ताकि जो चाहे मुझसे वो काम करवा सके। इस कमीने ने हम सब की जिंदगी को खराब करके रख दिया है, मेरी, सारा की, साहिद की। जवाब दो, तुमने क्यों इनकी बच्ची को 3 साल से अपने पास रखा है? क्योंकि सारा मेरे पास अमानत थी। साबिर ने अपनी मौत से पहले एक दिन मुझसे कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी तुम्हारे हवाले होगी। उसने कहा सादिया परवरिश नहीं कर सकती, इसीलिए सारा मेरे पास थी, उसके बाप की ख्वाहिश के बोल रहा मुताबिक। है। साबिर अपनी बेटी को बहुत ज्यादा चाहते थे। वो हमेशा कहा करते थे ये शरीफ बहुत कमीना है, उससे दूर रहना। तो फिर कैसे वो अपनी बेटी को इसके हवाले कर सकते हैं? ये गलत बोल रहा है। बकवास कर रही है। मैं और साबिर बिल्कुल एक भाई के जैसे थे। वाकई में? फिर तुमने एक माँ को वीडियो के जरिए उसकी बच्ची से बात क्यों नहीं करवाई?
मैंने कहा ना, सारा के बाप की ख्वाहिश थी। साबिर को यह बात पसंद नहीं थी कि सारा ज्यादा वक्त अपनी माँ के साथ बिताए। इन्हें ले जाएं, मुझे अब इनसे कोई काम नहीं है। जी चलो। लानत हो तुम पर शरीफ। तू इस खातून ने हमें सब कुछ बता दिया है। इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं। मैंने भी सच ही बताया है। अब तो ये आप पर है कि आप ये माने या ना माने। और बहादुर करीमी? मैंने पहले भी बताया, मैं इस नाम के आदमी को नहीं जानता। इससे पहले कि वो इस दुनिया से चल बसे, उसने तुम्हें ईमेल भेजा था। ये मेरी ईमेल आईडी है ही नहीं। ये तुम्हारा ईमेल है? नहीं। ये वो मालूमात हैं जो उसके कंप्यूटर से मिली हैं। इस खातून ने भी बहुत सी बातों की गवाही दी है, इसलिए जो भी मैं तुमसे पूछूं उसका सही सही जवाब देना, समझे? मैं बादशाह सलामत की कश्ती में गई, कभी कश्ती के ऊपर, कभी कश्ती के दरमियान, और जब कश्ती के इस कोने से उस कोने जाती तो कोई ना कोई कारनामा जरूर करती और मौजज़े बिखेरती थी। कभी मैं खुद को टुकड़े टुकड़े में कर देती और भड़कते हुए शोले में बदल जाती। उसके बाद मेरे वो टुकड़े यकजा हो जाते और आपस में मिल जाते, यहाँ तक कि खौफ के देव जुपिटर में भी अचानक ऐसा करने की ताकत नहीं थी। बहुत शुक्रिया बच्चों, थोड़ा सा हम आराम करेंगे, उसके बाद फिर अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। शुक्रिया शुक्रिया, खुशी हुई। ये लड़की 4 साल से थिएटर में काम कर रही है, बहुत अच्छा काम है इसका। जनाब, माफी चाहता हूँ, क्या आप इस गिरोह के आदमी हैं? मैं रिपोर्टर हूँ, खबरें और रिपोर्ट तैयार करने आया हूँ। लेकिन अभी इसको ब्रॉडकास्ट करने की इजाजत नहीं है। अच्छा ठीक है, और कुछ नहीं करूँगा, बस खबरें तैयार करूँगा। अगर हो सके तो आप थिएटर से बाहर चले जाएं, मैं जहाँ बाहर प्रैक्टिस जाऊँ? चल रही है। जी, अगर जहमत ना हो तो जाइए। नहीं, कोई बात बहुत नहीं है। शुक्रगुजार हूँ चलता आपका, हूँ। मेहरबानी इजाज़त दें। आपकी। लो, ये रही उसकी डिटेल। शाबाश अली, शाबाश। मुखलिस हूँ। और कोई हुक्म? तुमको क्या कोई और काम नहीं है अली? वो कैसे? हमेशा मुझे डिस्टर्ब करते हो। क्या करूँ तुम्हारा? और कोई गुजारिश? मैं कभी भी किसी से गुजारिश नहीं करता, सबको हुक्म देता हूँ। हाँ, हाँ, तुम पूरी दुनिया का, मेरा और शराफती साहब का वक्त बर्बाद कर रहे मेरे भाई, तुम्हें फिर काम पड़ेगा। हो। बहुत शुक्रिया। फरमाइए। शराफती साहब, आप जरा मुझे ये भेज देना। ठीक है।
मोहम्मद साहब, चाय दूं आपको? नहीं, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? शुक्रिया। रसूल, कैसे हो तुम? ठीक तो? मुखलिस हूँ। सुनो, शरीफ और उससे ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके यकजा करो और एक फाइल की शक्ल में मुझे दे दो। साइबर क्राइम वालों से भी रिपोर्ट ले लो और पूछो कि शरीफ से जो हार्ड डिस्क मिली है उसे डिकोड किया गया या नहीं। उसकी रिपोर्ट भी मुझे भेजो। ये कौन है? ये है? हाँ। सामान बर्दिया है, थिएटर डायरेक्टर। आज सेबेस्टियन थिएटर रिहर्सल देखने गया है। ओह, पहचानता हूँ मैं इसे। ये एक अच्छा डायरेक्टर है। पहाड़ी जबान से मुताल्लिक इसके एक दो काम देखे हैं मैंने। ये एक अच्छा राइटर भी है। आपको थिएटर देखने का वक्त कब मिलता है? ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं, ठीक कह रहे हैं। रसूल, रिपोर्ट भेजोगे जल्दी? जी ठीक है। दाऊद जिसका पीछा हो रहा था उसका क्या हुआ? निगरानी जारी है। दाऊद, उस पर पूरी नजर रखो, बहुत जरूरी है। जी, आप मुतमीन रहिए। रसूल अभी खाली हो गया? बिजी हूँ, लेकिन बताओ क्या काम है? जरा देखो कि क्या तुम ये पता लगा सकते हो कि शार्लोट ने इटली एम्बेसी के किन मुलाजिमों से राबिता किया है? क्या ढूंढ सकते हो? किस तरह का राब्ता? सईद ने इसका पीछा किया था। वो इटली एम्बेसी में गई है। जरूर शार्लोट वहाँ वीजा के लिए तो नहीं गई होगी, जरूर किसी और काम से गई होगी। और कुछ? बस यही। बहुत शुक्रिया। मुखलिस। माफी चाहता हूँ, थोड़ी देर हो गई। आ जाओ अंदर। बैठो बैठो बैठो। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। हाँ तो मोहम्मद, हम तुम्हारी रिपोर्ट सुनने के मुंतजिर हैं। जी जनाब, मैंने शरीफ के केस का एक बार फिर से जायजा लिया है। मुझे लगता है कि शरीफ की गिरफ्तारी के कुछ नताज ऐसे बरामद होंगे जिनके बारे में हमें पहले से मालूम था। इसीलिए मद्दे मुकाबिल के रद्द अमल पर हमें बारीकी से नजर रखनी होगी। पहली बात तो ये कि शरीफ इस इलाके में MI6 का अहम मोहरा है और उसकी गिरफ्तारी ने यकीनी तौर पर MI6 में खतरे की घंटी तो बजा ही दी होगी। जरूर MI6 ने शरीफ की निगरानी कराई होगी ताकि उस पर नजर रखी जा सके। जी हाँ, मुझे लगता है अभी उन्हें उसकी गिरफ्तारी का इल्म हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ अपने से राबिता रखने वालों को छुपा दे। लेकिन जनाब, हम ईरान में शरीफ के तकरीबन सभी राब्तों पर नजर रखे हुए हैं और जैसा कि करीमी और काशिफी के साथ हुआ, दूसरों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसलिए हमने उसके तमाम राबतों पर नजर रखी हुई है। शार्लेट है, बेहतर होगा कि अब से उसके ऑफिशियल नाम से ही याद किया जाए, लोटी। जी हाँ, बिल्कुल। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि शरीफ और लोटी एक दूसरे से राब्ते में थे और MI6 किसी भी हाल में ये नहीं चाहता कि हमारी इंटेलिजेंस की लिस्ट में लोटी का नाम शामिल हो। तो पहले मरहले में लोटी या शार्लोट को छुपा कर रखना है। जी शहीदी, इससे पहले कि MI6 को इत्मीनान हो जाए कि शरीफ हमारे पास है, उससे पूरी मालूमात निकलवा लो। जरूर। तो रहमानी साहब भी ईरान लौट आए? जी हाँ। एयरपोर्ट पर कौन नजर रख रहा है? सईद और उसकी टीम जनाब। उसके एयरपोर्ट से बाहर निकलने से उसके मंजिल तक पहुंचने तक नजर रखो। ठीक है जी, ठीक है। कैसे हो तुम? मुफलिस हूँ। कुछ नहीं खबर है जनाब। खुर्शीद? सुबह से मैं सेबास्टियन का पीछा कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में इसका पीछा करने की जरूरत नहीं है। इसे कभी भी ढूंढना हो तो इसे किसी आर्ट गैलरी या कल्चरल जगह पे ढूंढ सकते हैं। ये जब सुबह सुबह उठता है तो या तो किसी आर्ट गैलरी में जाता है या सिनेमा या थिएटर में। लगता है फ्रांस का कल्चरल मिनिस्टर। फितरी सी बात है, फ्रांसीसी लोगों की तवज्जो हमेशा आर्ट और कल्चर पर रही है। आपका मतलब है हमारे आर्टिस्टों को रिझाना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता हमारे आर्टिस्ट फंसेंगे। नहीं, देखो, गैर मुल्की एजेंसीज का हमेशा ये मकसद नहीं रहता कि जासूस की वो परवरिश करें और अपनी तरफ खींचे। बाज मौकों पर किसी मुल्क के मशहूर और हरदिल अजीज चेहरों या सेलिब्रिटी को अपनी तरफ करके या उनकी तरफदारी हासिल करके अपने लिए बहुत बड़े समाजी फायदे हासिल कर लिए। समाजी भरोसा बनाना? बिल्कुल।
ये लोग बड़े मुनज्जम तरीके से किसी मुल्क के आर्टिस्ट को अब फर्क नहीं पड़ता कि ईरान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क इनाम एजाज वगैरह से नवाजते हैं और कॉन्फ्रेंस या इनाम एजाज की तकारीब से मुताल्लिक खबरों को अपनी नशरियात में सरे फहरिस्त करार देते हैं और उसको अछाला करते हैं। इस तरह दुनिया के लोग फ्रांस को एक मेहरबान और आर्ट का दिलदादा मुल्क समझेंगे। बिल्कुल। कितना गिरा कदर भरोसा है। अगर ऐसा है तो हमारे आर्टिस्टों को उनसे इनाम लेने से बचना चाहिए। नहीं, उस आर्टिस्ट की उसके आर्ट और हुनर और कोशिशों की सिताइश की जानी चाहिए जो कि की जाती है, और ये सिताइश और इनाम जितना बड़ा होता है आलमी पैमाने पर एजाज़ो इफ्तिखार भी बड़ा वो होता है। कैसे जान सकता है कि इस इनाम के पीछे मकसद कुछ और है? वो आर्टिस्ट भी खास्ता या नाखास्ता तौर पर उस मुल्क के जेरे असर करार पाता है जिसने इस तरह की हिमायत की होती है। फिर यहाँ से गैर मुल्की जासूसी टोला अपना काम शुरू करता है और जाहिरी तौर पर आर्ट और कल्चर के जेरे साया किसी सियासी फर्द या गुरोह पर अपने नजरियात को मुसल्लत करने की कोशिश करता है, जो कि उसकी पॉलिसी का हिस्सा है। दिलचस्प है, लेकिन कैसे? वो किसी भी मुल्क के हुनरमंदों की सियासत से अदम शिनाख्त को मद्देनजर रखते हैं। इसकी मिसाल इलेक्शन के मौके पर देखने को मिलती है। तुम देखोगे कि इलेक्शन के मौके पर कोई हुनरमंद या सेलिब्रिटी मैदान में आकर किसी खास मंदूब की हिमायत कर बैठता है, जबकि वो उसे जानता तक नहीं। और चूंकि लोग उस सेलिब्रिटी या हीरो को पसंद करते हैं, इसलिए मुतासिर होकर उसके मंदूब को वोट दे देते हैं। उसके बाद तुम देखोगे कि कोई गैर मुल्की एजेंसी बड़े आराम और सुकून के साथ दूसरे मुल्क के इलेक्शन पर असर डाल देती है। ये तो मुश्किल हो गया जनाब। क्या बेहतर नहीं होगा कि इस तरह की मसाइल आर्टिस्टों के सामने खुद पेश की जाएं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोगों को आर्ट और कल्चर से कोई परेशानी होगी। मुझे लगता है कि आर्टिस्टों की मालूमात और बसीरत में इजाफा करके हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो गैर मुल्कियों के जाल में ना फंसें, और इस तरह हम लोगों पे भी असर डाल सकते हैं। इस तरह लोगों की आगाही में इजाफा होगा और वो अपनी तकदीर के मालिक होंगे। तुम सही कह रहे हो। वाकई में हुनरमंदों की हैसियत व वकार इससे कहीं ज्यादा अहमियत रखती है, लेकिन अफसोस की बाज मौकों पर कुछ हुनरमंद लोग इन सियासत बाजियों की भेंट चढ़ जाया करते हैं। यानी कोई हुनरमंद या सेलिब्रिटी अपनी एक हिमायत या उनके मंदूब के साथ फोटो खिंचवा कर अपनी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए खराब कर सकता है। लेकिन शुक्र है कि हमारे यहाँ के ज्यादातर हुनरमंदों को इसका ख्याल है। वो होशियार और चौकन्ना रहते हैं। तुम भी चौकन्ने रहो सेबेस्टियन। चौकन्ना हूँ जनाब, मुखलिस हूँ। मैं इब्राहिम शरीफ हूँ।
सलाम। वो आ गया है। ठीक है जरूर। ग्यारह बज के 15 हो रहे हैं। रहमानी के घर की निगरानी का काम सईद से ले लिया है। जनाब, मेरे लिए जूस का एक गिलास ले आए, मेहरबानी करके। ओके, शुक्रिया। मैं कह रहा था मुश्तबा, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में बात चल रही है, सोचा पूछ लूं। हाँ पूछो। ऐसा कैसे है कि महीने 2 महीने में एक मर्तबा आते हो, अपना चेहरा दिखाते हो और चले जाते हो? कोई खास बात नहीं है, बस थोड़ा मसरूफ हूँ। मसरूफ हो? अगर ऐसा कोई रास्ता है तो हमें भी बता दो। रास्ते की क्या बात है, बस थोड़ा मसरूफ हूँ, वरना हमेशा आया करता। अच्छा, तुमने कह दिया और मैं भी मान लूं तुम्हारी बात? हा? इसमें ऐसी कौन सी बात है भाई? मैं एक दिन काम पे नहीं आया, 3 महीने तक जवाब देता रहा। तुम्हारा ऐसा कैसे है कि तुम आते भी नहीं हो और कोई तुमसे कुछ पूछता भी नहीं? भाई इतना मत चिल्लाओ कि कोई सुन ले और मेरी चुगली करते जाके। कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे लड़कों, ये सब क्या कर रहे हो तुम? जल्दी करो, जहाज को तैयार करके भेजना है। ठीक है करते हैं। हाँ ठीक है। इसका मतलब गैर कानूनी है? बिल्कुल नहीं। तो फिर परेशानी क्या है? असल बात यही है, कानूनी तौर से मालूमात फराहम करने का बेहतरीन रास्ता यही है। तुम तो खुद ही फॉरेन मिनिस्ट्री में हो, देखती ही होगी कि वो सभी ममालिक जो ईरान में सरमाया लगाने का दावा करते हैं, वो बैनुल अक़वामी माली एहतिसाबी कंपनियों और इदारों के जरिए यहाँ आते हैं और मुकम्मल तौर पर कानूनी होने का दावा करते हैं। हाँ, ये तो तुमने बताया। इन सभी कंपनियों के ज्यादातर मुहासबाती अफराद
सीक्रेट एजेंसीज के आला ओहदेदार होते हैं। अलबत्ता ये लोग बगैर मालूमात और जानकारी के हमारे मुल्क में आकर सरमाएकारी नहीं कर सकते। ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि ओहदेदारों को बताओ कि इस तरह की मालूमात उनको ना दें। क्या लगता है हमने नहीं कहा होगा? तो फिर उन्हें पता क्यों नहीं है? जो ओहदेदार अपने घर के अफराद की हमराह डबल नेशनैलिटी रखता हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये तो बताओ मोहम्मद, दोहरी नेशनैलिटी वालों की परेशानी क्या है? बहुत सी औरतें मुझसे इसके बारे में पूछती हैं। ये लोगों के लिए क्या परेशानी खड़ी कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि मुल्की आईन की शिक नंबर 989 की बुनियाद पर हर वो ईरानी जो सन 2002 के बाद दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी लेगा, उसकी नेशनैलिटी नहीं मानी जाएगी और अपने इस इकदाम की वजह से उसे बाज मुल्की मुराद से हाथ धोना पड़ेगा। और दूसरी बात, पहले तुम इससे सुनो। चूंकि मैं इस केस पर काम कर रहा हूँ, इसका मसविदा मेरे पास है। मैं अगर अभी बरतानिया की शहरियत इख्तियार करता हूं तो खुदा बंदे आलम की कसम खाता हूं कि कानून की बुनियाद पर मलिकाए आलिया एलिजाबेथ सेकंड और उनके वारिसों का पैरोकार और वफादार रहूंगा। मैं बरतानिया से अपनी वफादारी का ऐलान करता हूं और कानून और आज़ादी का एहतराम करूंगा। मैं अपनी डेमोक्रेटिक कदरों का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा और कानून का वफादार रहूंगा और बरतानिया का शहरी होने के लिहाज से तमाम अहदो पैमान का लिहाज रखूंगा। ये जो तुमने कहा क्या था? ये बरतानिया की शहरियत लेने वाले लोगों के लिए हलफनामा है जो तैयार किया गया है। इसका क्या मतलब? आप जिस मुल्क की नेशनैलिटी ले रहे हैं उसकी बाबत वफादारी की कसम खाते हैं। यानी अमली तौर पर आप ये कहते हैं कि अगर वो मुल्क किसी मौके पर दूसरे मुल्क, यहाँ तक कि आपके वतन से जंग पर कमर बस्ता हो गया तो आपको हथियार उठाकर उसका दिफा करना होगा। सिर्फ यही नहीं, जब कोई आदमी किसी मुल्क की नेशनैलिटी कबूल करता है तो ऐलान करता है कि वो नए मुल्क के मफादात को दूसरे मुल्क पर तरजीह देगा। क्या ऐसा ही है? हाँ, आप ही बताइए। एक आदमी जो कि दूसरे मुल्क के मफादात को ईरान के मफादात पर तरजीह देगा, उसे मुल्क के किसी हसास और अहम ओहदे पर बिठाना चाहेंगी? क्या ये सही होगा? क्या इस तरह का आदमी लोगों के लिए हमदर्द जिम्मेदार साबित होगा? नहीं, जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसे लोगों के हाथों में मुल्क की तकदीर नहीं सौंप सकता है। अम्मी ने सोचा कि तुम जाके सो चुके हो, ठंड ना लग जाए तुम्हें यहाँ। नहीं, हवा अच्छी है। उदास लग रहे हो। नहीं, दरअसल मोहम्मद, खाने से पहले मैंने तुम्हारी बातों पर बहुत गौर किया। तुम हक बजाने थे। बाज मौकों पर कुछ चीजें मुझे बहुत परेशान करती हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि मैं देखता हूँ कि ममलिकती हुक्काम इस मुल्क के अवाम के बहुत ज्यादा मकरूज हैं, लेकिन अब क्या बताऊं। कुछ दिन पहले बहुत वक्त से ईरान में मौजूद एक यूरोपीय सफीर का इंटरव्यू पढ़ रहा था। वो कह रहा था उसके 5 बच्चे हैं और सभी बड़े हो चुके हैं। वो कभी कभी ईरान उससे मिलने आ जाया करते हैं, कुछ दिन उसके साथ रहते हैं। उसके एक बेटे को बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई। वो कह रहा था मेडिकल सर्जरी में हैरत अंगेज तरक्की हो चुकी है। ईरान में मेडिकल की सहूलियात का तरक्की याफ्ता ममालिक से मुवाजना किया जा सकता है। कह रहा था यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ी आसानी से हासिल हो जाती हैं, जो दूसरी जगहों पर नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देखता हूँ कि एक खास सियासी गिरोह इस बात की कोशिश करता है कि लोगों को नाचीज होने का एहसास दिलाकर उनकी बेइज्जती करे। सही कह रहे हो तुम। हमारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। शार्लोट, तुम्हारे पास वक्त है? हाँ, बताओ क्या बात है। क्या हुआ कि अब तक जाग रहे हो? हाँ, मेरे जहन में एक बात चल रही है, तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। किस बारे में? अमेरिकी इलेक्शन के बारे में। तो फिर? मैं ईरान में पिछले सदारती इलेक्शन के वक्त यही था। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग अपने इलेक्शन के बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं थे, लेकिन अमेरिका में होने वाले इलेक्शन की ज्यादा फिक्र थी उन्हें। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो? ईरान के लोग जो कुछ सोचना चाहते हैं सोचने दो। सबसे जरूरी बात यह है कि वो अमेरिका में उलझे हुए हैं और हमारी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। मैं अब तक ये सोचता था कि कितने बरसों से मिडिल ईस्ट और ईरान में हमारी मौजूदगी का असर अमेरिकियों से ज्यादा नहीं है। इसके बिल्कुल उलट है। तुम जरा तारीख को देखो। हो सकता है किसी मौके पर इलाके में अमेरिका ताकतवर रहा हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में हमारे सोर्सेज का जाल इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है और फैला हुआ है। और इसी अमेरिका की मिसाल ले लो। असली फैसला करने वाला कौन है? सहयूनी लॉबी है।
अब तुम ये बताओ मुझे, सहयूनी लॉबी को कौन वजूद में लाया है? बरतानिया। तो फिर नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के इलेक्शन में हमारा असर तसव्वुर से कहीं बढ़कर है। बाज मौकों पर मैं ये सोचता हूँ कि हमारा घमंड ही हमारा दुश्मन है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम ये ख्याल ना करो कि दुनिया के बहुत से सियासतदान ये जाने बगैर कि वो हमारी पॉलिसी पर चल रहे हैं, खासकर वो लोग जिन्होंने इंग्लैंड में तालीम पाई है। लेकिन शार्लोट, ये मत भूलो कि बहुत सी कौमों के दिलों में हमारे लिए नफरत पाई जाती है कि जिसे कभी भी हवा नहीं देनी चाहिए, कभी भी भड़काना नहीं चाहिए उसे। लंदन से मुझे फोन आया है और ये कहा गया है कि अमेरिकी इलेक्शन के सिलसिले में ईरानी सियासतदानों का नजरिया बयान करूं। ये तफसीली रिपोर्ट मैंने लिखी है, इसे पढ़ो। अगर तुम्हारी कोई राय हो तो बता देना मुझे। शब खैर। फौजी और सियासी नजरिए में फर्क यहीं देखने में मिलता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तुम कहना क्या चाहते हो? सियासी लिहाज से किसी चीज का जवाब हो सकता है 100 साल बाद मिले, लेकिन फौजी लिहाज से आंख का बदला आंख होता है, लेकिन हर वक्त नहीं जब तुम चाहो। हम फौजियों के दिल में कीना नहीं होता, हम लोग अमल पसंद हैं। आंख के बदले आंख। ऐसी बात मत करो जनरल, ये एक मामूली सी बात है। इस मामूली सी बात को उलझाओ मत तुम, और उलझाकर बहुत बड़ा मसला मत बना दो। ऐसा करना सही नहीं है। इसीलिए मैं पॉलिटिक्स के मैदान में नहीं गया। ओ मेरे खुदा, अगर तुम मलिकाए बरतानिया की जगह होते तो आज पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक दिया होता। ये क्या है? खोलो इसे। ये कहाँ की डिटेल है? ईरानी बहुत जल्द स्टीनो इम्प्रूव बहरी जहाज के जब्त किए जाने का जवाब देंगे, बहुत जल्द।